चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। पेट का वो खतरनाक एसिडिक माहौल, उससे बच निकलने के बाद हमारा भोजन अपनी यात्रा आगे कैसे पूरी करता है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आज हम पाचन तंत्र के उस हिस्से की गहराई में उतरेंगे जहां मुझे लगता है असली जादू होता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें छोटी आंत और बड़ी आंत के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। हम देखेंगे कि कैसे भोजन पूरी तरह पचता है, हमारे खून में मिलता है और फिर हम इंसानी शरीर से बाहर निकलकर घास खाने वाले जानवरों को भी देखेंगे। जैसे गाय। हाँ, जैसे गाय। उनका पाचन तंत्र तो एक अलग ही कहानी है। और ये यात्रा वाकई आकर्षक है। हम अक्सर पेट के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन पाचन का असली पावर हाउस तो वो छोटी आंत ही है। सोचिए, पेट से निकला हुआ भोजन वो पूरा तेजाब में डूबा होता है। हाँ। और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां के नियम बिल्कुल उल्टे हैं। उल्टे मतलब वहां एसिड काम नहीं करेगा, वहां सब कुछ एल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए। तो सवाल यह है कि शरीर ये जादू करता कैसे है? तो मतलब भोजन पेट के उस जानलेवा माहौल से तो निकल गया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। ये तो किसी एक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। आप कह सकती हैं। तो ये बदलाव होता कैसे है? शरीर इस एसिडिक भोजन को शांत कैसे करता है? यहीं पर पाचन तंत्र के दो सबसे बड़े सहायक हीरो मैदान में उतरते हैं। अच्छा। लिवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं, और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। लिवर और पैंक्रियाज, ठीक है। सबसे पहले लिवर अपना काम करता है। वो एक खास रस बनाता है जिसे पित्त रस या बाइल जूस कहते हैं। पित्त रस? हाँ, और ये स्वभाव से क्षारीय होता है। जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, ये पित्त रस उस पर गिरता है और तेजाब के असर को पूरी तरह खत्म कर देता है। अच्छा, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बिल्कुल, और माहौल को क्षारीय बना देता है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो लिवर ने माहौल को काम करने लायक तो बना दिया। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि ये वसा यानी फैट को पचाने में भी कुछ मदद करता है। बिल्कुल, और वो इसका दूसरा बड़ा काम है। पित्त रस में कुछ खास लवण होते हैं, मतलब सॉल्ट्स। ठीक है। ये एक तरह से डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं। खाने में जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, हाँ, ये उन्हें हजारों छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं। अरे वाह! इस प्रक्रिया को पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि एक बड़े पत्थर को तोड़ने के बजाय उसे पहले छोटे छोटे कंकड़ में बदल दिया, ताकि उस पर औजार आसानी से काम कर सकें। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब पहले माहौल को अपने हिसाब से बनाओ और फिर दुश्मन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, ताकि उस पर हमला करना आसान हो जाए। बिल्कुल। तो अब जब माहौल तैयार है और वसा के टुकड़े भी हो चुके हैं, सोखा, तब पैंक्रियाज का क्या रोल है? जैसे ही माहौल तैयार होता है, पैंक्रियाज अपनी स्पेशलिस्ट टीम भेजता है। स्पेशलिस्ट टीम? हाँ, पैंक्रियाज से निकलने वाले अग्नाशय रस में 3 मुख्य एंजाइम होते हैं और हर एक का काम बटा हुआ है। अच्छा। पहला है ट्रिप्सिन, जिसका निशाना सिर्फ प्रोटीन होते हैं। दूसरा है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च को तोड़ता है। अच्छा। और तीसरा है लाइपेज, वो उस वसा को निपटाता है जिसे पित्त रस ने पहले ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। एकदम सही, जिसे पहले ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था। ये एक बहुत ही कुशल असेंबली लाइन की तरह है, जहां हर वर्कर को अपना काम ठीक ठीक पता है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ लिवर और पैंक्रियाज ही मदद नहीं करते, छोटी आंत खुद भी एक्शन में आती है। हाँ, ये भी है। वो अपना खुद का रस बनाती है, जिसे आंत रस या इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे मेजबान खुद ही पार्टी में सबसे बेहतरीन पकवान ले आया हो। बिल्कुल सही उपमा है। और ये पाचन का अंतिम, मतलब फाइनल और सबसे निर्णायक चरण है। अच्छा। अब तक जो भी पाचन हुआ है वो अधूरा था। जैसे पैंक्रियास के एमाइलेज ने स्टार्च को माल्टोज नाम की शुगर में तोड़ा था। लेकिन माल्टोज अभी भी शरीर के इस्तेमाल के लिए काफी बड़ा मॉलिक्यूल है। यहीं पर आंत का रस अपना काम करता है। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर अलग तरह की चीनी के लिए शरीर में एक अलग खास तरह का ताला खोलने वाला एंजाइम होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइजेशन लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारा शरीर एक बेहद विशेषज्ञ मशीन है। आंत रस में ऐसे ही कई विशेषज्ञ एंजाइम होते हैं। जैसे माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज होता है, जो उसे ग्लूकोज के 2 सबसे छोटे अणुओं में बदल देता है। अगर हमने साधारण चीनी खाई है, यानी सुक्रोज, तो उसे तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम है, जो उसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। बिल्कुल। और दूध में जो लैक्टोज शुगर होती है,
उसे तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम होता है। लैक्टेज, तो जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, जिन्हें हम लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं, क्या उसका संबंध इसी एंजाइम से है? सीधा संबंध है। उन लोगों के शरीर में ये लैक्टेज एंजाइम या तो बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है। अच्छा। इसीलिए लैक्टोज बिना पचे ही आगे बढ़ जाता है और वो बड़ी आंत में समस्या पैदा करता है। तो आप देख सकती हैं ये छोटा सा एंजाइम कितना महत्वपूर्ण है। सही बात है। इसी तरह प्रोटीन के छोटे टुकड़ों को अमीनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने के लिए भी खास एंजाइम होते हैं। छोटी आंत में आकर ही इन सभी पोषक तत्वों का पाचन पूरा होता है। ये तो कमाल है। मतलब छोटी आंत में पोषक तत्वों का एक तरह का सूप तैयार हो गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सूप का फायदा तो तब है जब उसे पिया जाए। तो शरीर इस कीमती सूप को सोखता कैसे है? कहीं ये बस आगे तो नहीं बह जाता? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर छोटी आंत की बनावट का असली चमत्कार सामने आता है। वो कैसे? अगर आप छोटी आंत के अंदर झांक कर देखें तो उसकी दीवारें एकदम सपाट नहीं है। उन पर लाखों करोड़ों उंगली जैसी छोटी छोटी संरचनाएं उभरी हुई हैं। उंगली जैसी? हाँ, इन्हें विलाई कहते हैं। हिंदी में दीर्घरोम या रसांकुर। अविश्वसनीय। मतलब हमारी आंत अंदर से एक सपाट ट्यूब नहीं, बल्कि एक घने कालीन जैसी है। सिर्फ पोषक तत्वों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। ये घना कालीन पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया को सैकड़ों गुना बढ़ा देता है। सैकड़ों गुना? हाँ। अगर हमारी आंत अंदर से सपाट होती तो हमें शायद दिन भर खाते रहना पड़ता और फिर भी जरूरी पोषण नहीं मिलता। इन्हीं विलाई के अंदर खून की नसें होती हैं और पचे हुए पोषक तत्व यहीं से सीधे खून में मिल जाते हैं और फिर पूरे शरीर की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। तो छोटी आंत ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया। उसने पोषक तत्वों का सूप बनाया और उसे सोख पी लिया। हाँ, लेकिन इतनी बारीकी से सोखने के बाद भी कुछ तो बच जाता होगा, जैसे खाने का वो हिस्सा जिसे हम फाइबर कहते हैं, या पानी। उसका क्या होता है? जो कुछ भी छोटी आंत में नहीं पचता या सोखा नहीं जा सकता, वो आगे बड़ी आंत की तरफ धकेल दिया जाता है। अच्छा। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात सामने आती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। 7.5 मीटर यानी करीब 22-23 फीट। हाँ, जबकि बड़ी आंत की लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर यानी करीब 5 फीट है। फिर भी उसे बड़ी आंत कहते हैं। क्या ये अजीब नहीं है? हाँ, ये तो नाम के बिल्कुल उल्टा है। ऐसा क्यों है? इसका नाम बड़ी आंत इसकी लंबाई की वजह से नहीं, बल्कि इसकी चौड़ाई की वजह से है। अच्छा, चौड़ाई। हाँ, इसकी चौड़ाई छोटी आंत से लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। ये तो ऐसा है जैसे किसी को उसकी हाइट के लिए नहीं, बल्कि उसके कंधों की चौड़ाई के लिए बड़ा कहा जाए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो इस बड़ी आंत का काम क्या है? अगर पाचन और सोखने का सारा मुख्य काम छोटी आंत में ही हो गया, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? इसकी जरूरत बहुत बड़ी है। बड़ी आंत हमारे शरीर की एक कुशल वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरह है। वाटर मैनेजमेंट? हाँ, छोटी आंत से जो अपचित भोजन यहाँ आता है वो बहुत तरल होता है। उसमें बहुत सारा पानी और कुछ जरूरी लवण होते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम इसी पानी और लवणों को सोखकर वापस शरीर में भेजना है। और अगर ये ठीक से काम न करे तो शरीर का पूरा वाटर बैलेंस बिगड़ जाता है। और यही वो प्रक्रिया है जहां गड़बड़ होने से या तो दस्त होते हैं जब पानी ठीक से सोखा नहीं जाता। अच्छा। या फिर कब्ज होता है जब बहुत ज्यादा पानी सोख लिया जाता है। तो ये हमारे शरीर के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। पानी सोखने के बाद जो ठोस अपशिष्ट बचता है, जिसे हम मल कहते हैं, वो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से मलाशय यानी रेक्टम में जमा होता है और फिर समय आने पर गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी हिस्से से जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है अपेंडिक्स, जिसे अक्सर एक वेस्टिजल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में बेकार है? अवशेषी का मतलब है बचा हुआ। अपेंडिक्स बड़ी आंत के शुरुआती हिस्से के पास एक छोटी उंगली जैसी संरचना है। ऐसा माना जाता है कि हमारे लाखों साल पहले के पूर्वजों में ये शायद सेल्यूलोज जैसे कठोर पौधों को पचाने में मदद करता था, लेकिन जैसे जैसे हमारा खान पान बदला, इसका काम खत्म हो गया। तो अब इसका कोई काम नहीं है?
आज हमारे शरीर में इसका कोई ज्ञात महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इसमें संक्रमण हो जाता है, जिसे एपेंडिसाइटिस कहते हैं, और तब इसे ऑपरेशन से हटाना पड़ता है। चलिए, अब इंसानी शरीर से बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही अनोखी पाचन कहानी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। मैंने हमेशा गाय या भैंस को आराम से बैठकर जुगाली करते देखा है। वो कुछ खा भी नहीं रही होती, फिर भी उनका मुंह लगातार चलता रहता है। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। ये हमेशा मुझे बहुत रहस्यमयी लगा है। ऐसा लगता है कि उनके पेट में कुछ खास है। खास नहीं, बल्कि बेहद खास। घास खाने वाले इन जानवरों को रूमिनेंट्स कहते हैं, और उनकी पाचन प्रक्रिया हमसे इतनी अलग है कि वो एक अलग दुनिया जैसी लगती है। अच्छा? हमारे पेट में तो सिर्फ एक हिस्सा होता है, लेकिन गाय के पेट यानी आमाशय में 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? और इनमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रूमन। तो ये जुगाली का रहस्य इसी रूमेन में छिपा है? बिल्कुल। जब गाय घास खाती है तो वो हमारी तरह उसे आराम से चबाती नहीं है। नहीं, वो उसे जल्दी जल्दी निगलकर सीधे रूमन में जमा कर लेती है, जो एक बहुत बड़े स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है। ठीक है। रूमेन में वो भोजन पड़ा रहता है और वहां मौजूद करोड़ों बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो घास का आंशिक पाचन करते हैं। इस आधे पचे हुए भोजन को कड या जुगाली कहते हैं। अच्छा, तो जो हम उन्हें चबाते हुए देखते हैं वो ताजी घास नहीं बल्कि पेट से वापस आया हुआ कड होता है। एकदम सही। बाद में जब गाय आराम कर रही होती है तो वो इसी कड के छोटे छोटे गोलों को रूमेन से वापस अपने मुंह में लाती है और फिर उसे घंटों तक अच्छी तरह चबाती है। घंटों तक? हाँ, चबाने से घास के रेशे और भी छोटे हो जाते हैं और उसमें लार अच्छी तरह मिल जाती है। फिर वो उसे वापस निगलती है, जो पेट के दूसरे हिस्सों से होकर आगे की प्रक्रिया के लिए जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रूमिनेशन या मंथन कहते हैं। ये तो भोजन से अधिकतम पोषण निकालने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, वे घास फूस में मौजूद सेल्यूलोज को पचा कैसे सकते हैं? हम इंसान अगर घास खाने की कोशिश करें तो बीमार पड़ जाएंगे, हमें कोई पोषण नहीं मिलेगा। ये सुपर पावर उनके पास कैसे आई? ये सुपर पावर उन्हें उनके पेट में रहने वाले छोटे छोटे दोस्तों से मिलती है। दोस्तों से? हाँ, इसका सबसे बड़ा राज है सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। जैसा कि हमने बात की, उनके रूमेन में और बड़ी आंत के पास सीकम नाम की एक बड़ी थैली में खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया वो काम करते हैं जो गाय का शरीर खुद नहीं कर सकता। सेल्यूलोज को पचाना? बिल्कुल, सेल्यूलोज को पचाना। घास देती है। आपने पूरी कहानी का सार बता दिया। ये एक बेहतरीन पार्टनरशिप है। गाय बैक्टीरिया को रहने के लिए एक सुरक्षित, गर्म और स्थिर वातावरण देती है और लगातार भोजन की सप्लाई करती है। और बदले में ये बैक्टीरिया सेल्यूलोज को तोड़कर ऐसे फैटी एसिड बनाते हैं जिन्हें गाय ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों का फायदा है। और हमारे पाचन तंत्र में ये बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए सेल्यूलोज हमारे लिए सिर्फ फाइबर है, ऊर्जा का स्रोत नहीं। तो कुल मिलाकर आज हमने पाचन तंत्र की एक अविश्वसनीय यात्रा पूरी की। हमने देखा कि कैसे छोटी आंत एक केमिकल फैक्ट्री और पोषक तत्वों को सोखने वाले स्पंज की तरह काम करती है। हाँ। जिसमें लिवर और पैनक्रियाज जैसे सहायक अंग मिलकर एक बेहतरीन टीम बनाते हैं। फिर हमने समझा कि बड़ी आंत कैसे एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण जल प्रबंधक की भूमिका निभाती है। सही है। का रहस्य जाना और देखा कि कैसे बैक्टीरिया के साथ एक अद्भुत साझेदारी करके उसने घास जैसी चीज को अपने लिए ऊर्जा का स्रोत बना लिया है। बिल्कुल। और ये सब हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि विकास के क्रम में जीवों ने अपने खानपान और वातावरण के अनुसार अपने शरीर को कितने अद्भुत तरीकों से ढाला है। हर पाचन तंत्र अपनी जगह एक मास्टरपीस है। सही बात है। यहाँ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। जरा सोचिए, अगर विकास के किसी मोड़ पर इंसान भी सेलुलोज पचाने की क्षमता विकसित कर लेते तो हमारी दुनिया, हमारा कृषि और हमारा भोजन कैसा होता? शायद तब खाद्य संकट की परिभाषा ही कुछ और होती। क्या हम घास और पत्तियां खाकर जी रहे होते? ये सोचने वाली बात है।